Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. Today we discuss the analytic function at the origin. किसी origin point के ऊपर एनालिटिक फंक्शन को कैसे दिखाया जाता है, कैसे फंक्शन एनालिटिक होता है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे तो किसी भी कंपटीशन में आप बैठें तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, लेकिन AKTU में तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बट चूँकि अब ऑब्जेक्टिव हो गया है तो इसका बड़ा क्वेश्चन आने के तो चांसेस नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन को कुछ पार्ट्स में बांट करके आंसर्स को पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कैसे हम एनालिटिक फंक्शन किसी ओरिजिन के ऊपर दिखाते हैं और कैसे फंक्शन CR इक्वेशन को वेरीफाई कर देता है ओरिजिन के ऊपर, लेकिन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, यानी फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉब्लम मैंने एक उठाई है जो कि बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। वेरीफाई fz इक्वस टू दिस f ऑफ 0 इक्वस टू 0 दिया है, एनालिटिक और नॉट। आपको ये बताना है ये एनालिटिक है या नहीं है। मे भी हो सकता है ये फंक्शन कोची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई करे, लेकिन मे भी यह हो सकता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट ना करे, यानी ओरिजिन उसके लिए सिंगुलर पॉइंट का काम करे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो मेरा फंक्शन दिया है उसे हम u और v यानी u ऑफ xy और v ऑफ xy में अलग अलग कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने इसको अलग अलग किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, जिससे कि एक फंक्शन मेरे पास जो बना है वो इस तरीके से बन गया है कि एक्स स्क्वायर वाई यानी एक्स वाई स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा z पॉइंट के ऊपर, तो u प्लस IV में ब्रेक हो गया है, जिससे कि एक u ऑफ xy और v ऑफ xy आ गया है। अब z नॉट इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन है और f ऑफ 0 0 के बराबर दिया है। तो f ऑफ 0 0 के बराबर दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब z 0 होता है तो fz भी 0 होता है। और इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट्स कि जैसे x और y दोनों 0 होंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। यानी u में जब मैं x को 0 रखूं तो उसकी वैल्यू भी 0 है, और v में जब मैं 0 0 x और y को रखूंगा तो उसकी वैल्यू भी 0 है। इसका ये मायने होता है। यानी अगर आपको f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 दिया है तो इसका सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि u और v दोनों ही 0 0 के ऊपर 0 वैल्यू दे रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। दोनों वैल्यू गिवन है, इनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव, जैसा कि आपने ऑलरेडी पहले भी हमने मैथमेटिक्स 1 में भी पढ़ा कि पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। u का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में किया जाएगा तो जो चेंज होना है वो x में होना है, y में कोई चेंज नहीं होना। पॉइंट पर डेरिवेटिव है a प्लस एच कोमा बी माइनस यू ऑफ ए बी की डेफिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि x की जगह पर h हो गया है, यानी u ऑफ h 0 और b u ऑफ 0 0। क्योंकि b में कोई चेंज नहीं है इसलिए दोनों जगह पे 0 है, x में चेंज है इसीलिए उसकी जगह पे h रखा गया है। u ऑफ h 0। अब वैल्यू निकाली कैसे जाएगी? यानी आपको u में जो मेरे पास u होता है u एक्स वाई का फंक्शन है, बट आपको इसकी जगह पे h रखना है और y की जगह पर 0 रखना है। किसमें? u में। u मेरा कौन है? u मेरा ये है। तो जब मैं इसमें x की जगह पर h रखूँगा और y की जगह 0 रखूँगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये 0 हो गया। और u ऑफ 0 0 ऑलरेडी 0 है तो उसकी जगह पर मैंने 0 रखा। 0 माइनस 0 0 को h 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है, इसलिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, h 0 को टेंस कर रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी 0। सिमिलरली जब मैं u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो अब मैं y में चेंजेज करूँगा तो y के चेंज हो गए। अब यानी मुझे u में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, u ऑफ एक्स वाई मेरे पास फंक्शन है, बट मैं x की जगह पर 0 रखूँगा और y की जगह पर k रखूँगा। जब y की जगह k रखूँगा तो k यहाँ और x की जगह 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू फिर भी 0 आ रही है। तो 0 माइनस 0 अपॉन k हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालूंगा, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालूंगा। चारों आपस में बराबर आ गए हैं और बराबर आने का मतलब होता है कि कोची रीमेन इक्वेशन वेरीफाई है, यानी हमने कोची की इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि यहाँ पर आप देखिए फंक्शन में जब मैंने चारों डेरिवेटिव निकाले ओरिजिन के ऊपर
तो उनकी वैल्यू इक्वल आ गई है और वो कोची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एफ जेड का डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ एवरीवेयर, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज डेरिवेटिव एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द डोमेन डी, यानी किसी डोमेन के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करे। तो मुझे 0 0 पर भी चेक करना होगा। तो मेरे पास एक फंक्शन एफ जेड था। एफ जेड फंक्शन की डेफिनेशन अगर देखें डेरिवेटिव की डेफिनेशन, तो एफ डैश जेड इक्वल्स टू हो जाता है लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड। अब एफ ऑफ जेड मेरे पास है, दिस इज एफ ऑफ जेड, बट एफ ऑफ 0 इज 0 अपॉन जेड, जेड इज जेड, जेड इज एक्स प्लस आई वाई। तो मैं इसे रख सकता हूँ, बट चूंकि z 0 को टेंस कर रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि x भी 0 को टेंस करेगा और y भी 0 को टेंस करेगा। सिमिलरली जब मैं इस z के लिए देखूंगा तो ये x प्लस आई वाई से z कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास केवल एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 बचा रह जाएगा। ये मेरे पास लिमिट और कंटिन्यूटी में ऑलरेडी मैं इसका कॉन्सेप्ट सीख चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि सबसे पहले नीचे की वैल्यू को देखा जाता है। इस नीचे की वैल्यू में मैं देख पा रहा हूँ कि y की पावर जो 4 है, y की पावर जो 4 है वो x की पावर 4 के बराबर है। यानी अगर मैं यहाँ m के साथ ले लूँ तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे ये करना होगा कि इस 4 को यहाँ से हटाऊँ, यानी मुझे y की जगह पर m x की पावर 1/2 का सब्स्टिट्यूशन करना होगा। m मैं क्यों ले रहा हूँ, अलग अलग पाथ के लिए, डिफरेंट पाथ के लिए। तो मैंने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने देखा कि m की वैल्यू हर पाथ पर अलग आ रही है। जैसे ही मैंने m की वैल्यू 0 रखी, यानी मैंने एक पाथ लिया y = 0, तो वैल्यू एफ ऑफ डैश की वैल्यू अलग आई, 0 आई। m की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो f डैश की वैल्यू 1/2 आई, यानी f डैश 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है, डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता, यानी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। इसका मतलब जब फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये उसका सिंगुलर पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट्स कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कोची रीमैन इक्वेशन वेरीफाइड है। वो क्यों है वेरीफाइड, इसका कारण ये है क्योंकि वो चारों वैल्यू 0 हैं। मुझे निगेटिव पॉजिटिव के बारे में ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि चारों वैल्यू बराबर तो आ गई लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी फंक्शन एनालिटिक नहीं है। कोची रीमैन इक्वेशन वेरीफाई बट नॉट एनालिटिक। एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन में x की पावर 3 y की पावर 3 i के साथ कुछ इस तरीके से गिवन है और वही कंडीशन दी गई, f ऑफ 0 = 0 इज कंटिन्यूअस एंड CR इक्वेशन सेटिस्फाई बट नॉट डिफरेंशिएबल एट z = 0, यानी z = 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। उससे फिर मैंने वही किया, u + iv के साथ उसको कंपेयर किया, जिससे कि मेरा u और v दोनों मुझे अलग अलग मिल गए हैं। और चूंकि मुझे f ऑफ 0 0 पर 0 गिवन है, यानी u और v की वैल्यू मुझे 0 0 गिवन है, तो मैंने u की वैल्यू 0 0 को यूज़ किया। कैसे, फिर से वही del u अपॉन del x निकाला। उसकी डेफिनेशन x में चेंज है पहली बार, तो जब मैं फंक्शन में वैल्यू रखूँगा तो u मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। u में मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बार में u में x की जगह पे h रख रहा हूँ और y की जगह 0। तो जैसे ही मैं उसमें वैल्यू को रखूँगा तो h की पावर 3 अपॉन h² हो जाएगा, तो एक h से एक h कैंसिल, यानी मेरी वैल्यू h आ जाएगी। माइनस u ऑफ 0 0 0 0 h से डिवाइड हो जाएगा, तो जब वो डिवाइड होगा तो वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली del u अपॉन del y निकालूंगा तो del u अपॉन del y इज़ -1। अगेन del v अपॉन del x निकाला, फिर से डेफिनेशन को यूज़ किया, वो वैल्यू 1 आ गई। अगली वैल्यू को मैंने निकाला तो 1 आ गई, यानी ये डेफिनेशन जो मेरी कोची रीमैन इक्वेशन है ux बराबर vy और vx बराबर -ky, उसको वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कोची रीमैन इक्वेशन इज वेरीफाई एट ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर कोची रीमैन इक्वेशन वेरीफाई है। बट अगर मैं इस फंक्शन के डेरिवेटिव को देखूं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराऊं, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन f डैश 0 की वैल्यू जो है z टेंस टू 0 पर एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड होती है, और लिमिट z टेंस टू 0 पर जब मैं इस डेफिनेशन को लगाऊंगा तो दिस इज एफ जेड फंक्शन माइनस एफ ऑफ 0 और अपॉन जेड, जेड इज x प्लस आई वाई। थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैंने देखा कि नीचे जो मेरा फंक्शन आया है उसमें x² y² x प्लस वाई, यानी y = x है,
यानी y और x दोनों बराबर हो रहे हैं। चूँकि मैं डिफरेंट पाथ को रखता हूँ तो इसीलिए मैं m लेकर के चल सकता हूँ, यानी y की जगह mx मैंने रखा डिफरेंट पाथ के लिए। तो जब y की जगह mx रखा गया तो पूरा जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो कंडीशन बन के आई वो डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो अलग अलग आई अलग अलग पाथ पर, यानी जब अलग अलग पाथ पर अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिकली एक्सप्रेस नहीं है, यूनिकली नहीं दिखा जा सकता, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। CR इक्वेशन इज वेरीफाई बट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन कोची रीमैन इक्वेशन वेरीफाई है। तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन रखा है जिसमें कि आप करके देख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को बस एक ही प्रॉब्लम आएगी, डेरिवेटिव चेक करते हुए इसको कैसे बराबर दिखाऊं। तो मैंने एक हिंट दिया है कि y की पावर 10 इक्वल्स टू x की पावर 4 कर दीजिए, यानी y की जगह mx की पावर 2/3 का सब्स्टिट्यूशन करके डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करा के देखना होगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं ओरिजिन के ऊपर। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो यानी कोची रीमैन इक्वेशन वेरीफाई है बट फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, यानी इस तरीके से हम उसकी एनालिटिक चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। प्रूफ तो अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा, बट मैं फिर भी आपको इसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मेरे पास फाई और साई कोई दो फंक्शन हैं x और y के, सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। शो दैट आपको ये दिखाना है s प्लस आई टी इज एनालिटिक फंक्शन, यानी इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो किस तरीके से बन सकता है, वो ऐसे बनेगा कि अगर फाई और साई लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं तो s प्लस आई टी इज एनालिटिक, नॉट एनालिटिक, एनालिटिक एंड नॉन एनालिटिक बोथ हो जाएगा और नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। या वो ये कहे फाई और साई या s प्लस आई टी की डेफिनेशन ये दे दी जाएंगी कि s और t की डेफिनेशन ये हैं, s और t की डेफिनेशन चूंकि ये हैं तो इसका मतलब जो लाप्लास इक्वेशन को ये वेरीफाई कर रहा है तो मुझे देखना होगा, ये प्रूफ करवाया जा सकता है, यानी ऑप्शन में दिखाया जा सकता है कि क्या फाई और साई भी एनालिटिक या लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। और अगर फाई और साई दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई कर गए तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है कि फाई प्लस आई साई भी, चूँकि ये भी लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करता है, ये भी लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करता है, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है कि जो टोटल फंक्शन है वो भी एनालिटिक होगा, यानी ये फंक्शन भी एनालिटिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे डिफरेंट टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स इसमें से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ये कहा है मैंने कि फाई और साई आर सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, s इक्वल्स टू दिस दिया है एंड y इक्वल्स टू दिस है, यानी s और t की डेफिनेशन दी गई हैं। तो s और t की डेफिनेशन में ये जाना गया है, आपसे कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की जिसमें कि कई सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव को देखिएगा आप। मैंने क्वेश्चन कहा फाई और साई आर सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन एंड s इक्वल्स टू दिस एंड t इक्वल्स टू दिस, देन s प्लस आई टी इज नॉट एनालिटिक। गलत, ये एनालिटिक होगा। और s प्लस आई टी इज एनालिटिक, येट दिस इज द राइट आंसर। s इज हार्मोनिक, क्योंकि s एनालिटिक है, t भी एनालिटिक, यानी s प्लस आई टी इज एनालिटिक है। तो डेफिनेटली चूंकि फंक्शन एनालिटिक है तो s और t सेपरेटली हार्मोनिक होंगे, यानी वो लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, यानी ये ऑप्शन भी सही है। t इज नॉट हार्मोनिक, गलत, क्योंकि t भी हार्मोनिक होगा, क्योंकि s प्लस आई टी इज एनालिटिक और एनालिटिक के दोनों पार्ट u और v यानी s और t हार्मोनिक होंगे। क्या ये कोची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई करेगा? यस, कोची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। क्या फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? यस, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या साई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? यस, ये भी उसको सेटिस्फाई करता है। यानी इन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन उसमें डाल दिया जाएगा जो सही होगा और बाकी के ऑप्शंस को उसमें गलत डाल दिया जाएगा। आपको उसमें एक या एक से ज़्यादा आंसर को टिक करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा। प्रूफ करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो छोटा सा लॉजिक है, केवल s और t के जो फंक्शन दिए हैं उनके डेरिवेटिव करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। s का भी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y एंड t का भी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, जिससे कि मेरे पास डेल s अपॉन डेल x, डेल x, डेल s अपॉन डेल y, डेल t अपॉन डेल x एंड डेल t अपॉन डेल y आ जाएंगे। चारों को मैं बराबर दिखाऊंगा
और बराबर दिखाने से मेरी कोची रीमैन इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। यानी इस तरीके से कोची की रीमैन इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है, CR इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप की प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रूफ तो अब आएंगे नहीं, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसमें से कि ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। तो इस तरीके से हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी फंक्शन का जो फंक्शन एनालिटिक होता है उसके अंदर हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक u और एक v। तो एक दूसरे के दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। तो u हार्मोनिक तो v उसका कॉन्जुगेट है, और v हार्मोनिक तो u उसका कॉन्जुगेट है। तो कैसे किसी फंक्शन का एक दूसरे के प्रति कॉन्जुगेट फाइंड किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।